हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको परमुटेशन के बारे में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का पार्ट 2 डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन पहले क्या होता है? परमुटेशन होता है अलग अलग अरेंजमेंट, बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं परमुटेशन। तो एक एग्जांपल से समझते हैं परमुटेशन का ब्रीफ में मतलब क्या होता है, कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं। तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट एक साथ निकालने के सारे अरेंजमेंट कितने हो गए। फॉर एग्जांपल 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है ए बी सी, इसमें से दो अलग अलग छांटने हैं हमें तो कितने तरीके से ये अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। तो परमुटेशन मतलब एक तरीके से अरेंजमेंट ही होता है। तो कितने परमुटेशन हो सकते हैं या कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी बी, ए सी, पी ए, तो 6 अरेंजमेंट हो सकते हैं। उसके बाद डिनोटेशन कैसे होता है, जब 3 में से मान लो 3 चीज़ें हैं, 3 नंबर हैं, उनमें से 2 नंबर निकालने हैं, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे 3p2, 3p2। और 3p2 को कैसे सोल्व करते हैं आगे इसको। 3p2 का मतलब होता है, न्यूमरेटर में लिखना होता है फैक्टोरियल 3 और डिनोमिनेटर में लिखना होता है फैक्टोरियल ऑफ 3 - 2। मतलब जैसे NPR होता है तो इसमें ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं फैक्टोरियल n और डिनोमिनेटर में लिखते हैं फैक्टोरियल n-r। तो अब ऊपर सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल 3 को सोल्व करते हैं तो 3 × 2 × 1 और फैक्टोरियल 3 - 2 मतलब फैक्टोरियल 1 का होता है फैक्टोरियल 1। यहाँ से 6 अरेंजमेंट आ गया। तो चाहे इस तरीके से करो इस तरीके से करो, बात एक ही होती है। परमुटेशन जस्ट प्रॉब्लम्स को ईज़िली सोल्व करने के लिए इन्वेंट किया गया है। उसके बाद है some important result related to permutation. Number of permutation of n distinct object taking r at a time is denoted by NPR. NPR से इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल NPR को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, वेयर जो ये r होता है हमेशा n से छोटा होता है और 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल होता है। r n के बराबर भी हो सकता है, मतलब r इन बिटवीन होगा 0 to n या फिर इनके इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे n जो है एक पॉजिटिव नंबर होगा, हमेशा n एक नेचुरल नंबर होगा, जबकि r क्या होगा, एक होल नंबर, मतलब r 0 भी हो सकता है। होल नंबर भी होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट तक। यहाँ पे मैंने इस थ्योरम का प्रूफ भी करके दिखाया है, आप अपनी नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम। कितने परमुटेशन होंगे जब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सारे के सारे ही निकाल लें। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, NPN से। NPN में अगर इसको खोल के लिखेंगे तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-n मतलब फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1। तो 1 का कोई डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो फैक्टोरियल n ऐसे आ गया फैक्टोरियल 1। अब 2 में है NP0 को कैसे लिख सकते हैं 1 NP0। यहाँ पे NP0 एक बार मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपने आप से करके देख सकते हैं। NP0 को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-0 क्या होगा, फैक्टोरियल n से n कट गया तो ये क्या आ गया 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल NP0 क्या होगा 1। उसके बाद NP1 क्या होगा, NP1 क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-1।
और n को जब हम खोल के लिखते हैं तो ये लिखते हैं हम n इंटू में फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि इसको जब हम खोल के लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1 तक। और n-1 को अगर पीछे का ना लिखना हो तो n इंटू n-1 तक हम इसे क्लोज करके लिख सकते हैं। यहाँ भी नीचे n-1 है, ये दोनों कट जाएंगे तो ये आ गया n। ठीक है, उसके बाद n-1 को हम फैक्टोरियल n से डिनोट कर सकते हैं। ये आप अपने आप कर सकते हो। या फिर मैं एक बार बता ही देता हूँ, जैसे n-1 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस ये होगा n-1। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-n और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो फैक्टोरियल 1 मतलब फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n। हेंस ये इस तरह से हम करके दिखा सकते हैं। उसके बाद ये एक थर्ड में एक रिज़ल्ट है, ये आपको याद करना है। अगर याद हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, पर एक बार इसको 2 से 3 बार रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि ये काम आ सकता है कहीं पे भी। इसमें क्या बोला गया है, NPR होगा इज इक्वल टू n-1 PR-1 इज इक्वल टू R-1 PR-1 प्लस n-1 PR इसके बराबर होगा। अगर इसकी इस लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूव करके दिखाना है तो n की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ और r की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ। अब इसको प्रूव करते हैं, तो 3p2 को हम लिखेंगे 2p1 इज इक्वल टू 2p1 प्लस 2p2। अब इनको 3 एज इट इज़ 2p1 को हम जब सोल्व करेंगे 2p1 को तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 मतलब 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2। उसके बाद ये 2 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 2p1 को फिर से 2 लिख सकते हैं, 2p2 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। अब इनको जब सोल्व करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये जो अबो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो इसको हम इस रिज़ल्ट को हम याद कर सकते हैं, मेमोराइज़ कर सकते हैं, कहीं यूज़ हो सकता है ये। उसके बाद 4 पॉइंट है n-1 PR इज इक्वल टू n-r n-1 PR-1। ये भी एक रिज़ल्ट है, इसको भी हम सेम वैसे ही मेमोराइज़ कर सकते हैं। अब इसमें है देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। n चीज़ों का नंबर ऑफ़ परमुटेशन क्या होगा जब p तरह की चीज़ें अलग, q तरह की चीज़ें अलग और r तरह की चीज़ें अलग से निकाली जाती है एक ही समय पे। मतलब मान लो कि n तरह की चीज़ें हैं, तो उनमें से या तो p तरह की चीज़ें निकाली या q तरह की या फिर r तरह की चीज़ें निकाली जाती हैं एक ही टाइम पे, तो उसको अलग अलग परमुटेशन नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस फार्मूले पे। उसके बाद है द नंबर ऑफ़ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स हैं अलग अलग चीज़ें, उनके नंबर ऑफ़ परमुटेशन क्या होंगे जब r चीज़ें एक साथ निकाली जाती है और ये r चीज़ें रिपीटेड भी हो सकती है। मतलब रिपीटेशन जब अलाउड कर रखा है तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ परमुटेशन इस केस में होगा
एन की पावर आर, एन की पावर आर, इसको हम मेमोराइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी आएगा। एग्जाम्पल से इसको क्लियर हो जाएगा हमें कि किस तरह से ये एन की पावर आर आया है और कहाँ से ये डिराइव हुआ। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आएंगे यहाँ। एक बार के लिए जस्ट इसको याद कर लो कि एन की पावर आर ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन तब होगा जब रिपीटेशन अलाउड करें। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं NPR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। अगर रिपीटेशन अलाउड होती है तो ये फार्मूला यूज होते हैं n की पावर r। उसके बाद है नंबर ऑफ परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस। नंबर ऑफ परम्यूटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो देखो ए पॉइंट देखो, अलग अलग कंडीशन लगा देते हैं तब परम्यूटेशन क्या होगा। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, जब r थिंग्स को निकाला जाए एक ही टाइम में और इन r चीज़ों को एक पार्टिकुलर चीज़ में, इन r चीज़ों में से एक चीज़ हमेशा एक अरेंजमेंट में हो, हर एक अरेंजमेंट में एक चीज़ हमेशा ही आए, तो उस केस में फार्मूला क्या होगा। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, n चीज़ें हैं उसमें से r चीज़ें निकाली गई है और इन r चीज़ों में से एक चीज़ को हमेशा फिक्स कर दिया गया है कि वो तो हर एक अरेंजमेंट में निकलेगी ही। तो उसके लिए ये फार्मूला है Rn-1 PR-1। उसके बाद एक छोटा सा फार्मूला और है इसी के अंदर, जब p चीज़ें एक साथ निकाली जाए तब क्या होगा। जब p चीज़ें एक साथ निकाली जाए तब ये फार्मूला यूज़ करना है, फैक्टोरियल p इंटू r माइनस p माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू में n माइनस p PR माइनस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम नीचे, फैक्टोरियल p इंटू में r माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और फिर n माइनस p PR माइनस p। इस तरह से ये अरेंजमेंट हो जाएगा। और ये तब यूज़ करना है जब p थिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड हो हर एक अरेंजमेंट में, हर एक अरेंजमेंट में p चीज़, और जब एक ही चीज़ हमेशा, एक पार्टिकुलर चीज़ हमेशा ऐड हो तो ये फार्मूला यूज़ करना। तो ये दो फार्मूले हैं। उसके बाद नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। n चीज़ें हैं उनमें से r एक साथ लेनी है। व्हेन ए पार्टिकुलर थिंग इज़ नेवर टेकन इन ईच अरेंजमेंट, एक चीज़ को कभी भी अरेंजमेंट में नहीं लेना, एक चीज़ को हटा स्किप करके रखना है वहाँ से, तब फार्मूला यूज़ होगा n-1 PR, n-1 PR। ऊपर जो आया था ये, इसमें एक चीज़ हमेशा इंक्लूडेड थी और इसमें एक चीज़ हमेशा एक्सक्लूडेड है। तो Rn-1 PR-1 और यहाँ पे फार्मूला होगा n-1 PR। उसके बाद है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन n डिफरेंट थिंग्स टेकन एट ए टाइम, व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर। इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ n थिंग्स हैं उनमें से m r चीज़ें एक, नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन n डिफरेंट थिंग्स आर टेकन एट ए टाइम, n डिफरेंट थिंग्स है टोटल की टोटल, उसमें से m स्पेसिफाइड चीज़ें हैं वो एक साथ आनी चाहिए, हमेशा एक साथ आनी चाहिए। तो इस केस में अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, फैक्टोरियल m इंटू में n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल। उसके बाद डी पॉइंट है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स नेवर
कम टुगेदर, ये इसका ऑपोजिट है, इसमें n चीज़ें कभी आएगी नहीं। तो फैक्टोरियल n में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, जस्ट हमारा आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल m इंटू में n माइनस एम प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाले की ही एक्सप्लेनेशन है ये, उसमें फैक्टोरियल n के टोटल अरेंजमेंट में से हम उनको घटा देंगे जिनमें m स्पेसिफाइड थिंग्स हमेशा आती थी। तो हमारे पास कौन से अरेंजमेंट आ जाएंगे जिनमें m स्पेसिफाइड थिंग कभी भी नहीं आएंगी। ओके, तो ये दो फार्मूले हमें याद करने हैं। एक बार तो m स्पेसिफाइड थिंग्स हमेशा आएंगी वो, और एक बार वो जिनमें m स्पेसिफाइड थिंग कभी भी नहीं आएंगी। उसके बाद है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट सर्कल में अरेंज होते हैं, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल बना रखा है, उसमें अलग अलग जगह पे कुछ रख रखे हैं ऑब्जेक्ट, जैसे माला है, उसमें कोई भी गार्लैंड है, उसमें मोती लगे हुए हैं या डायमंड लगे हुए हैं, तो क्या अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिर सर्कल में चेयर डाल के बच्चे बैठे हुए हैं, लड़के अलग बैठे हैं, लड़कियां अलग बैठे हैं, तो वो अरेंजमेंट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं सर्कल के एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है रिलेटेड टू सर्कुलर परमुटेशन। पहला रिजल्ट है नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, मतलब यहाँ पे है, मान लो कि एक बच्चा यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस साइड से जाएं तो अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट है क्योंकि एक आ रहा है बीच में, और यहाँ पे आ रहे हैं दो, तो ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट हो गए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। तो इस केस में जो नंबर ऑफ परमुटेशन होंगे वो होगा फैक्टोरियल n माइनस 1। सेकेंड है द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, कितना होगा 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ऑर्डर डिफरेंट नहीं हो, मतलब सेम हो, मीन्स क्या है, यहाँ पे भी दो हो, यहाँ पे भी दो हो, इस तरह से, तो जब लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 2 3 4, और इस तरह से क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, दोनों तरीके से ही अरेंजमेंट सेम हो बिल्कुल, तब कौन सा फार्मूला यूज होगा 1/2 फैक्टोरियल n माइनस 1। उसके बाद एक एग्जाम्पल है इंस्टेंस क्या है, 3 boys and 3 girls आर टू बी सीटेड राउंड ए राउंड टेबल। एक गोल चेयर है, उसके चारों तरफ 3 लड़के और 3 लड़कियां बैठे हैं। अमंग देम द बॉय एक्स डज नॉट वांट एनी गर्ल नेबर। इनमें से एक लड़का है एक्स जो किसी भी लड़की को अपने बगल में नहीं बैठने देना चाहता, और एंड द गर्ल्स वाई डज नॉट वांट एनी बॉय नेबर, और जो वाई लड़की है वो किसी भी लड़के को नेबर नहीं बनाना चाहती। देन द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट, तो इसके कितने अरेंजमेंट होंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे देखते हैं, एक राउंड टेबल पे यहाँ पे एक्स लड़के को फिक्स कर दिया, यहाँ पे वाई को फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लड़के ही बिठाने पड़ेंगे इसके दोनों तरफ, क्योंकि इसको परहेज़ है लड़कियों से। तो एक लड़का यहाँ पे बिठा दिया 1 पे, एक 2 पे बिठा दिया। वाई लड़की को भी लड़कों से परहेज़ है, यहाँ पे एक लड़की बिठाएंगे, यहाँ पे भी एक लड़की। तो 1 2 एक्स बॉयज़ हैं और 3 4 वाई गर्ल्स हैं। यहाँ पे एक्स और वाई फिक्स है। उसके बाद क्या है, देखो नंबर ऑफ वेज इन विच 1 and 2 कैन बी अरेंज। दो लड़कों को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, आपस में दो ही लड़के हैं और उनमें से दो ही सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं 2p2 से। 2p2 क्या होगा, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इन विच 3 and 4, ये जो लड़कियां हैं ये वाली, इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, दो लड़कियां हैं और दो तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल 2 आएगा।
तो 2p2 को जब सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 मतलब 2 आएगा। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए इनके? टोटल अरेंजमेंट 2 इंटू 2 4 होंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया हमने? क्योंकि बॉय और गर्ल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? यहाँ पे देखते हैं, x यहाँ पे है, y यहाँ पे है। ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे x ले लो और यहाँ पर y ले लो। तो जब लड़के की लोकेशन फिक्स कर दी तो लड़की को अल्टीमेटली उससे इफ़ेक्ट हो गई, मतलब लड़की को उससे फ़र्क पड़ा। तो इसलिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, अदरवाइज़ एडिशन होता। उसके बाद एग्जाम्पल है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्रा? PATALIPUTRA। यहाँ पे 11 वर्ड्स हैं। विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं पाटलिपुत्रा में जब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन को चेंज नहीं करना हमें बिल्कुल भी? तो हम वॉवल्स की पोजीशन एक लेटर में, इस लेटर में बस वॉवल्स हैं या फिर कॉन्सोनेंट है। पहले वॉवल्स की पोजीशन फिक्स करके देखते हैं हम कितने अरेंजमेंट बनेंगे, फिर हम कॉन्सोनेंट की पोजीशन फिक्स करके देखते हैं कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि जिसमें था n चीज़ों में से कुछ चीज़ें p, कुछ चीज़ें q, कुछ चीज़ें r एक साथ ली जाती हैं। तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, फैक्टोरियल ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वॉल, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड वॉल। तो नीचे देखते हैं कि कैसे हुआ ये फार्मूला यूज़ किया है हमने ये। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल पाटलिपुत्रा में देखते हैं कि कितने हैं। पाटलिपुत्रा में जो वॉवल हैं A, I, U, R या IU A, तो 3 A है, एक I है और एक U है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? P, P, T, T, L, R, 6 कॉन्सोनेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे इनको लिखा जा सकता है। इसको फैक्टोरियल 5, क्योंकि 5 वॉवल थे, फैक्टोरियल 5 लिखा है यहाँ पे। तो उसमें A कितने थे? 3 थे। उसमें U कितना था? 1 था। I कितना था? 1 था। तो इस तरह से 20 अरेंजमेंट हो सकते हैं। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट थे टोटल 6। कॉन्सोनेंट कितने थे? टोटल 6। अब टोटल कॉन्सोनेंट थे 6, जिसमें से 2 P थे, 2 T थे, एक L था और एक R था। इनको जब सोल्व करेंगे तो 180 अरेंजमेंट आएंगे। अब कॉन्सोनेंट और वोवल की पोजीशन एक दूसरे को पे डिपेंड है। जहाँ पे हम वोवल फिक्स कर दिया तो वहाँ पे हम कॉन्सोनेंट नहीं ला सकते, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो 20 और 180 की 180 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। 20 इंटू में 180, तो ये हो जाएगा 3600। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा 3600। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है डिक्शनरी से रिलेटेड। इफ़ द लेटर ऑफ द वर्ड कृष्णा, KRISH नहीं है इसमें, याद रखना, KRISNA आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट इन अ डिक्शनरी। देखो, कृष्णा में जितने भी लेटर्स हैं उनको कैसे भी करके अरेंज किया जाता, बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो फिर ये पूछा गया और डिक्शनरी बना दी जाती है। तो पूछा गया है कि वर्ड कृष्णा जो होगा वो कौन से नंबर पे आएगा, वर्ड कृष्णा कौन से नंबर पे आएगा। तो पहले देखो, इन सभी लेटर्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, क्योंकि डिक्शनरी में सभी वर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो सबसे पहले कृष्णा में क्या आएगा? ए आएगा।
उसके बाद क्या आएगा आई, उसके बाद क्या आएगा के। ठीक है, के बाद और तो कुछ आना नहीं है, के बाद और तो कुछ आएगा नहीं। तो क्योंकि हमें कृष्णा तक ही तो जाना है, उससे नीचे के तो हमें लेने ही नहीं, कहीं आर एस उनको भी काउंट करने लगो, क्योंकि हमें के कृष्णा तक ही फाउंड करना है, लास्ट में कृष्णा आ जाए इतने तक ही। तो उसके बाद के बाद अगला लेटर क्या आएगा, अब एक एक लेटर के तो ये हो चुके, उसके बाद दो दो लेटर के देखते हैं। के का पहला के बाद अगला अल्फ़ाबेट आता है ए, के ए। उसके बाद अगला लेटर आता है के आई, उसके बाद अगला लेटर आता है के एन, उसके बाद अगला लेटर आएगा के आर। तो देखो इससे आगे हमें नहीं जाना, हमें के एस व एस नहीं लेना, क्योंकि हमें तो के आर तक ही जाना, कृष्णा बनाना हमें। तो ये दो दो लेटर भी हो चुके हैं। अब हम 3 लेटर पे जंप करेंगे। 3 लेटर पे क्या होगा, के आर पहले लेंगे हम, के आर ए, फिर लेंगे हम के आर आई, अब के आर एस मत ले लेना, क्योंकि के आर आई तक ही जाना था हमें। उसके बाद के आर आई से आगे हम लेंगे के आर आई के बाद हम ले सकते हैं ए, उसके बाद के आर आई एन लेंगे या एस लेंगे, एन लेंगे क्योंकि एस तो बाद में आता है, के आर आई एन। उसके बाद इससे भी बात नहीं बनी, आगे एक और लेटर लेना होगा, के आर आई एस, क्रिश। अब एस ले लिया हमने, तो ये हो गया के आर आई एस, हमारा एस तक आ गया। अब हमें लेना है के आर आई एस ए, ए ले लिया। इसके बाद कौन सा लेटर आएगा, के आर आई एस एन। अब एन के बाद तो बस ए ही बचता है। तो ये अरेंजमेंट हो जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मैंने सभी जितने भी पॉसिबल हो सकते थे इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं, सारे के सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखो पहले जो ए था, हमने सबसे पहले ए लिया, उस ए को हम अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वेज ए कैन बी अरेंज्ड। ए को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 वेज में। फैक्टोरियल 5 क्यों, क्योंकि के आर आई एस एन ए में के तो फिक्स हो चुका है, उसके बाद 4 लेटर और अरेंज करने हैं हमें। ठीक है, तो ए से देखो, ए से स्टार्ट करते हुए हम कितने वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। मान लो कि हमें ए से स्टार्ट करते हैं, तो हम कितने वर्ड बाकी अरेंज कर सकते हैं, 5 और वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। 5 और वर्ड को कितने वेज में, फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 5 में कितने वेज हो जाएंगे, 120 वेज। सिमिलरली अब हम आई को अरेंज करेंगे, तो आई को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, सेम आई फिक्स कर दिया हमने, बाकी बचे लेटर्स को हम 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये होगा 120 वेज। उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम के ए को 2 फिक्स हो गए, तो बाकी बचे 4 को हम 24 वेज से। फिर के आई है, यहाँ पे देख सकते हो जो भी मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जिन जिन का हमें यहाँ पे बनाना है। उसके बाद के आई को 24 वेज में, के एन को 24 वेज में, के आर ए को 6 वेज में, के आर आई ए को 2 वेज में, के आर आई एन को भी 2 वेज में। फिर के आर आई एस ए को 1 वेज में, के आर आई एस एन ए को 1 वेज में लिख सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे 324, टोटल अरेंजमेंट होंगे 324। नेक्स्ट है, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल पहले डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इजी से एग्जाम्पल है। फर्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विच और विदाउट मीनिंग। या तो मीनिंग निकलता हो उसका या मीनिंग ना भी निकलता हो तो भी चलेगा, पर सारे के सारे अरेंजमेंट हमें बताने हैं। विच कैन बी फाउंड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज़, जो कि रोज़ के लेटर से बना, मतलब 4 लेटर है हमारे पास। तो हमें क्या बताना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो एक बार हम रिपीटेशन अलाउड का भी केस करेंगे, पर पहले रिपीटेशन नॉट अलाउड का चेक करते हैं। तो रोज़ में मान लो कि हमें 4 अरेंजमेंट 4 वर्ड्स को लगाना है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में 4 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो पहले बॉक्स को, पहले लेटर को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब पहला फिक्स हो गया, बाकी के बचे हुए इसमें सेकंड बॉक्स को हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहला फिक्स हो चुका है। इसको टू वेज से, इसको 1 वेज से, और टोटल हो जाएगा 24 वेज में। अगर रिपीटेशन इज़ अलाउड कर दी जाए, रिपीटेशन अलाउड कर दी जाए तो क्या होगा, देखते हैं। रिपीटेशन अलाउड तो इसको 4 वेज में लिख सकते हैं, इसको भी 4 वेज में, इसको भी 4 वेज में, इस लेटर को भी 4 वेज में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 256 वेज, अगर रिपीटेशन अलाउड कर दिया तो। उसके बाद है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं हम, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 अलग अलग झंडे दिए गए हैं अलग अलग कलर्स के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, अलग अलग कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं। इफ़ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ फ्लैग्स ऑफ वन बिलो द अदर, अगर एक ऐसा झंडा बनाना हो सिग्नल के लिए जिसमें एक ऊपर अलग रंग का हो, दूसरे अलग रंग का, तो इसको देखो कितने तरीके से कर सकते हैं। पहले झंडे को, ऊपर वाले कलर को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 4 झंडे हैं, 1 2 3 4। उसके बाद एक फिक्स हो चुका है, दूसरे को 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 4 × 3 आंसर होगा 12। इसको परमुटेशन से ऐसे सोल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। परमुटेशन से 4 में से 2 सेलेक्ट करनी है, तो ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 4, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2, 4 × 3 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो देखो, पहले देखो 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स में यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर मतलब इन 5 में से, तो 5 वेज से लिख सकते हैं इसको। दूसरे बॉक्स में कितने आ सकते हैं, केवल इवन आ सकते हैं, तो इवन यहाँ पे कौन है, 2 और 4, तो 2 वेज से इसको अरेंज कर सकते हैं। 2 वेज से 5 × 2 10 वेज आ जाएगा आंसर।